Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I am going to teach you absorption of water as well as mechanism of absorption of water in the plant. मतलब प्लांट के अंदर रूट के थ्रू वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव और पैसिव मेथड, ये एब्सॉर्प्शन के कौन से मैकेनिज्म है और एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ये क्या होते हैं, ये सब हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो मैं दो चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले एब्सॉर्प्शन। सो इन प्लांट्स absorption of water takes place by two different way. प्लांट में वाटर का एब्सॉर्प्शन दो अलग अलग प्रकार से होता है और वो अलग अलग प्रकार होते हैं। वन इज एपोप्लास्ट pathway and second one is सिम्प्लास्ट पाथवे। अब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या डिफरेंस है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। डिटेल में आपको मैं डायग्राम के थ्रू बता दूंगा बाय यूजिंग अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग थ्रू द कंप्यूटर्स। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है? इन एपोप्लास्ट पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मिस अप टू द जाइलम टिश्यू वाया इंट्रासेल्युलर स्पेसेस. Water do not enter in any cell cytoplasm. It just only moves in intracellular spaces. And symplast is a type of a pathway in which water enter into the epidermis up to xylem by crossing through one cell to another cell to another through the cytoplasmic bridges. We also called it as a plasmodesmata. तो एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर कभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता है, वो एक सेल से दूसरे सेल के उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वहीं से निकल जाता है, जिसे हम इंट्रासेल्युलर स्पेसेस कहते हैं। लेकिन सिम्प्लास्ट में वाटर कभी भी एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करके निकलता है बाय यूजिंग पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। वी आल्सो कॉल्ड इट एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। तो एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट, और ये दोनों के दोनों में बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको बताऊंगा। अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। So basically mechanism of water absorption in the plant body has further two different way. One is active absorption mechanism. One is active absorption mechanism and second one is passive absorption mechanism. अब आप सबसे पहले मेन ये समझ जाइए कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम एक्टिव एब्सॉर्प्शन करते हैं तब हमारी बॉडी की एनर्जी का लॉस्ट होता है, और जब हम पैसिव एब्सॉर्प्शन करते हैं तब हमारी बॉडी में कोई एनर्जी का लॉस्ट नहीं होता। तो ये होते हैं एक्टिव और पैसिव। अब हम एक्टिव और पैसिव एब्सॉर्प्शन को काफी डिटेल में देखने वाले हैं, और मैं आपको एब्सॉर्प्शन का जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बताऊंगा, और अभी मैं आपको बताता हूँ एक्टिव और पैसिव एब्सॉर्प्शन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कैसे होता है एक्टिव और पैसिव एब्सॉर्प्शन। Now just consider that here we have our plant body, yes, and this is root system of plant. Here you can see these are roots, branches coming from the root, yes, and this is stem, you can call it shoot system, and here we goes upper portion of the plant body, and here it comes with a leaf. Okay, so I'll tell you how basically mechanism happen. So mechanism of water
absorption. So generally water absorption takes place in a two different way. First way is active and second way is passive. Active is takes place via osmosis and passive is takes place via diffusion. Loss of energy, no loss of energy. ठीक है, चलिए हम देखते हैं. जनरली मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय टू डिफरेंट वे. वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव. डिफरेंस क्या है? एक्टिव एब्सॉर्प्शन मतलब वो ऐसा एब्सॉर्प्शन होता है जिसमें हमारी बॉडी का लॉस होता है. आप एक चीज याद रख लीजिए, एक्टिव और पैसिव का मतलब समझ लीजिए पहले. एक्टिव वो वाली प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम एनर्जी का यूज करते हैं और पैसिव वो वाली प्रोसीजर होती है जिसमें चीजें खुद ब खुद होती हैं, प्रोसेस खुद ब खुद होती है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. ठीक है, अगर आपके पास एक रस्सी है और उस रस्सी के ऊपर आपने एक बकेट लगा दी है जिसमें आपने पानी भर के रखा है, तो आप रस्सी को या तो बकेट को ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ. तो जब आप उसे टर्न करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी और एक टाइम पे आप जब बकेट को छोड़ दोगे तो खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगी, खुद ब खुद खुल जाएगी. तो जो वो खुद ब खुद टर्न होगी उसमें आपकी कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी, तो वो वाली प्रोसेस होगी पैसिव. और जब आप टर्न कर रहे थे तो वो वाली प्रोसेस थी एक्टिव. मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं. जस्ट इमेजिन दैट you wanted to go to the high altitude by bicycling. Okay, so you wanted to basically start the moving towards a peak level. So you start the bicycling by you can say pedaling, bicycling, and slowly after some time you reached up to the high altitude. So your maximum energy is lost in that period via bicycling. Yes, so this is active process. But suppose if you wanted to return from that place to the down level or at the bottom level, so when you start bicycling you don't have to pedal, you have to just be stable, automatically you will come at the down. So this will be the passive process. तो जिस प्रोसेस में आपकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जो खुद ब खुद होती है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव. और जिस प्रोसेस में आपकी एनर्जी का लॉस होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव. तो रिमेंबर, प्लांट में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो एक्टिवली भी एब्जॉर्ब होता है, पैसिवली भी एब्जॉर्ब होता है. एक्टिवली जब भी एब्जॉर्ब होता है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव प्रोसेस इज ऑलवेज ऑस्मोटिक प्रोसेस, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. एंड पैसिव प्रोसेस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी जस्ट बिकॉज पैसिव इज डन बाय द डिफ्यूजन. तो अब मैं आपको प्रूफ करता हूं कि एक्टिव क्यों बेसिकली एनर्जी लॉसिंग प्रोसेस है और पैसिव कैसे. पैसिव में एनर्जी का लॉस तो होता ही नहीं. तो हम देखते हैं, चलिए डिटेल में. सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूजन प्रोसेस बता रहा हूं. ठीक है, और डिफ्यूजन के बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस मतलब एक्टिव प्रोसेस. तो पहले हम डिफ्यूजन देखते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. Just imagine that this is the soil. Okay, here I show you the blue dots are indicated by soil particle. Blue dots are indicated by soil particle. अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर सुन लिए हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी. अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो पहले वो वाले देख लीजिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से रिलेटेड, तो ही आपको ये चीज समझ में आएगी. क्योंकि अगर आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मतलब ही नहीं पता तो आपको ये नहीं समझेगा. ठीक है, सो जस्ट इमेजिन दैट दीज आर द सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन द रूट, प्रेजेंट इन द ग्राउंड. तो ग्राउंड में ये सॉइल पार्टिकल है. अब हम देखते हैं फर्स्ट वन हम देखते हैं पैसिव एब्सॉर्प्शन. So first we are going to see passive absorption. How does passive absorption happens? Let's start. Imagine that soil particle have more concentration. Soil particle have more concentration of solvent, ions, gases, atom, molecule, compound, etc. compared to the internal root. मतलब रूट के कंपेयर में सॉइल में आयन, एटम,
मॉलिक्यूल, गैसेस, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये काफी ज्यादा है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस डेफिनेशन बताइए, क्या क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, आयन, गैसेस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड फ्रॉम higher concentration to that of lower concentration through selective permeable membrane। तो क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होती है और कंपेयर टू द रूट में कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है। और जब रूट में कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो सॉइल में से बेसिकली मटेरियल रूट की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा। कौन सी मेथड से? बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑलरेडी हम हाई टू लो की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रही है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता ही नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पैसिव एब्सॉर्प्शन, एंड इन पैसिव एब्सॉर्प्शन देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज डन बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, passive absorption happen due to the diffusion process, and in diffusion process there is no loss of energy. Why? I'll tell you. According to the diffusion, the movement of a solute, solvent, gases, ion, atom, molecule, everything from higher concentration to that of lower concentration. Now just imagine here in this example, in this blue dots means soil, the concentration is more compared to the root. So molecule will move from soil to the root automatically, and if a particular process takes place automatically where we don't have to put our struggle, therefore the process becomes very easy. The process becomes passive, and passive process always there is no loss of energy, and therefore when you are doing diffusion mechanism the process is passive where there is no loss of energy. But when you are doing osmosis there is a loss of energy because it is active. अब मैं आपको ये साइड एक्टिव प्रोसेस करके बताता हूँ, ठीक है? So just imagine there is a active absorption, and active absorption is done by the osmosis, ठीक है? अब ये वाला जो पोर्शन है आप साइड में रख दीजिए। अब हम नए तरीके से बनाते हैं। Yes, so in soil concentration is less compare to root। तो रूट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन कम है। देखिए डिफ्यूजन में कैसा था, सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी और रूट में कम था, इसके लिए हायर टू लोअर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या परफॉर्म करना है, यहाँ पे हमें डिफ्यूजन नहीं ऑस्मोसिस परफॉर्म करना है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो टू हाई मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए रूट में ज्यादा है और सॉइल में कंपेयर अगर करें तो सॉइल में काफी कम है और रूट में कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस में दो प्रकार होते हैं, एंडोस्मोसिस जिसमें बाहर में से अंदर आ जाता है मटेरियल, और एक्सोस्मोसिस जिसमें अंदर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस होगा। अब आप ये देखिए, इन द रूट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट, in the root the concentration of a solvent is very high compared to the concentration of solvent in the soil particle. So soil particle में concentration काफी कम है और root में काफी ज्यादा है। So according to the osmosis, what is definition? Osmosis is nothing but the movement of solvent from lower concentration to that of हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब आप यहां पे देखिए, ये है रूट, अब हम ये देखेंगे, ये है यहाँ पे सॉइल और ये है यहाँ पे बेसिकली रूट। तो क्या होगा, क्या देखिए, सॉइल से बेसिकली मूवमेंट किसकी होगी, सॉइल से वाटर की मूवमेंट होगी कहां, रूट की तरफ होगी। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, सॉइल से रूट की तरफ वाटर की तो मूवमेंट हो जाएगी नो डाउट, लेकिन प्लांट को सिर्फ वाटर की जरूरत होती है का नहीं, प्लांट को मिनरल की भी जरूरत होती है, प्लांट को मेटल्स की भी जरूरत होती है, प्लांट को बहुत सारे एलिमेंट की कंपाउंड की जरूरत होती है। लेकिन हम ऑस्मोसिस में क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ ओनली
सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव होता है, मतलब पानी मूवमेंट होता है। तो पानी की तो सॉइल में से मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके साथ, हमें उसके साथ मिनरल भी चाहिए। तो मिनरल जब आप एब्सॉर्ब करोगे, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। जस्ट इमेजिन मेरे हैंड में एक हैंकी है, ठीक है, मेरे पास एक रुमाल है। उस रुमाल में अगर मैं पानी डाल देता हूं सॉल्वेंट, तो मुझे प्रेस करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रुमाल में मैं एक सॉल्यूशन डालता हूं जिसमें वाटर और NaCl दोनों है, और मुझे NaCl भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रेशर देना पड़ेगा, और इस वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम वे जब हम सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, ठीक है। लेकिन हमें सॉइल में से सिर्फ वाटर में मिनरल भी चाहिए। तो जब ये रूट वाटर के साथ मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, तब एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, और उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब भी हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप समझ लो एक बोरवेल में से हम बकेट से पानी निकालते हैं, खींचते हैं, तो हमारी एनर्जी का लॉस होता है ना। सेम में सॉइल में से अगर रूट वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर के साथ वाटर तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जब मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे तो मिनरल एब्जॉर्ब करते समय उनको एक्टिव एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, उनको ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे तब एनर्जी का लॉस्ट होगा, और जब एनर्जी का लॉस्ट होता है तब वो वाली प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, और उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्सॉर्प्शन। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक्टिव एब्सॉर्प्शन इज डन बाय द ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, and osmotic property osmosis process takes place in way in the soil the concentration of solvent is low compared to the concentration of solvent in the root, which is higher. So according to osmosis, movement of only solvent from lower concentration to higher. Here lower is soil and higher is a root. So water moves from soil to the root. Osmosis happened, but there is no loss of energy. Why? Because we are only moving the water. Just imagine that in my hand there is one hanky is there. If I transfer water from the hanky, water basically filtered automatically. But when I transfer some solution which includes solvent, water, solute, NaCl both. So if I wanted to get NaCl also, so I'll have to press it. And I have to press it. I have to press it means which pressure I have to apply? I have to apply osmotic pressure. And when I apply osmotic pressure, there is a loss of energy. So when plant get water from the soil to root inside, there is no loss because it is only water. But plant do not require only water. Plant also required metal, trace element, you can say common element which are required by the plant. So when plant root are absorbing water, there is no energy loss. But when plants are absorbing this mineral, there is a loss of energy because there is a applications of osmotic pressure, and plant is applying osmotic pressure, there is loss of energy. This is active process. So अगर प्लांट ऑस्मोसिस करते हैं तो एनर्जी का लॉस्ट होता है, इसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। और अगर प्लांट एब्सॉर्प्शन करने के लिए एनर्जी का यूज नहीं करते हैं तो वो वाली प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, जिसमें ऑलमोस्ट खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट हो जाता है हायर टू लोअर, लेकिन ऑस्मोसिस में हमें लोअर टू हायर जाना होता है। तो ये होता है एक्टिव एंड पैसिव एब्सॉर्प्शन। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. I am a Professor Nilesh Anandwani. I welcome you in my YouTube channel, and today I am going to teach you apoplast and symplast pathway from the unit number 6, plant water relation. What is actually apoplast and symplast pathway? Apoplast and symplast are the two different method of absorption of water, and how does that takes place, that I am going to teach you. Yes, so let's start with this topic. So just imagine that front of us we have one small tree. Yes, this tree, and these are the basically the roots of tree. These are roots, and this one is stem, and this is the upper portion of the tree. Now just imagine that how the water is entering inside the root, and they are traveling towards upper portion of the plant and also going to the leaf portion.
and through this stomata it is evaporating out in the form of water vapor and air, water vapor as well as oxygen. तो ये सब वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमें आज वो देखना है. तो बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है. वन इज सिंपलेस्ट पाथवे एंड सेकंड वन इज एपोप्लास्ट पाथवे. नाउ व्हाट इज सिंपलेस्ट पाथवे एंड व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे, आई विल टेल यू. आप एक चीज समझ लो हमेशा कि वाटर जब भी प्लांट में एंट्री करता है तो वो प्लांट में एंट्री कहाँ से करता है, तो ये रूट है बेसिकली वाटर का प्लांट की बॉडी में एंट्री का. ठीक है, तो आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, ये पोर्शन जो बेसिकली ये है जाइलम टिश्यू का. जाइलम टिश्यू क्या कंडक्ट करते हैं, बेसिकली जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल. गाइस मैं आज फर्स्ट टाइम ग्राफिक टैबलेट का यूज कर रहा हूँ और मुझे ग्राफिक टैबलेट इतना यूज करके आता नहीं है, और मैंने कुछ दिन पहले ही ये टैबलेट परचेस किया है और इतना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे ट्यूटोरियल समझने को. तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. तो देखिए अभी आप, ये है हमारा जाइलम टिश्यू, ठीक है, और ये है प्लांट के अपर पोर्शन, ये है प्लांट. तो प्लांट में यहाँ पे होगा जाइलम और ये है प्लांट के अपर पोर्शन. अब हमें क्या करना है, प्लांट के लीफ तक जाना है. हमें प्लांट के लीफ तक वाटर और मिनरल इन दोनों को पहुंचाना है. तो कैसे पहुंचाएंगे, our task in this, we have to transfer the water and mineral to the leaf portion, means topmost portion of the plant body. And how it is proceed, I'll tell you. To proceed that, we have one common pathway, and in the common pathway, first outer layer is always epidermis, which take part as a first layer. Yes, it is a first membrane which absorb the water, and from the epidermis water enter into the second region, this is cortex, and from the cortex water enter into the third region is endodermis, and last one it's a pericycle. So as water enter into the epidermis, it enter into the cortex, through cortex it enter into endodermis, through endodermis it enter into the pericycle, and via pericycle it will finally enter into the xylem tissue. As water and mineral both enter into the xylem tissue, xylem will conduct this water, conduct this water and transfer to the leaf, and through the leaf it will go out in the form of water vapor and you can say oxygen by the process called transpiration. Okay, by the process called transpiration. So this is a common way. अब हमें क्या सीखना है, हमें ये दो चीजें सीखनी है. एक सीखना है हमें सिंपलेस्ट पाथवे क्या होता है, और दूसरा सीखना है हमें एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है. तो चलिए हम देखते हैं सिंपलेस्ट और एपोप्लास्ट में. सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है. अब प्रॉपरली डायग्राम समझ लीजिए ये वाली, और जैसे ही आप डायग्राम समझ जाते हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. So as you can see in this diagram we have shown both the technique. Yes, here you can see this is the simplast, here you can see this is the apoplast. Okay, this one is simplast pathway. Sorry. And here you can see it's a apoplast pathway. Yes, now I'll tell you the main difference between apoplast and simplast pathway. First, see the common thing, either you follow simplast pathway or either you follow apoplast pathway. The entry of a water up to the xylem tissue, the entry of water up to the xylem tissue, it will be common. How it will be common? It will be enter via epidermis as a first layer, then it will enter into second layer which is called cortex, then it will enter into the third layer which is endodermis, and then it will enter into this fourth layer which is considered as pericycle. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमने कौन से चार लेयर लिए थे, epidermis, cortex, endodermis, pericycle, and then it enter into the xylem. और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही है, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल. अब चलो वाटर की और मिनरल की जो मूवमेंट है वो तो एक जैसी हो गई,
ठीक है, वाटर और मिनरल की ये जो मूवमेंट है वो तो एक जैसी हो गई, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या डिफरेंस है। तो सी फर्स्ट, इन एपोप्लास्ट पाथवे the entry of a water and mineral from epidermis, cortex, endodermis and pericycle takes place through intracellular spaces। मतलब एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट होती है वो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में से होता है। अब आप देखिए ये रूट हेयर से के थ्रू पानी और मिनरल अंदर की तरफ चले गए। ठीक है, ये रूट हेयर के थ्रू वाटर और मिनरल ये अंदर की तरफ चले गए। अब ये जैसे ही अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये वाली सेल और ये वाली सेल, दोनों सेल के अंदर पानी नहीं जा रहा है, लेकिन इन दोनों सेल्स के बीच में से पानी निकल गया। अब आगे भी देखिए ये वाली दो सेल हैं, लेकिन इसके अंदर भी पानी नहीं जाता है, इन दोनों के बीच में से पानी निकल जाता है। तो ऐसे ही इपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और फाइनली पेरीसाइकल, इन चारों से गुजर के ये कोई भी सेल के अंदर एंट्री नहीं करता है और सीधा सीधा ये ऊपर की तरफ पेरीसाइकल की तरफ चला जाता है। तो ये वाला होता है एपोप्लास्ट पाथवे। इन एपोप्लास्ट पाथवे द मूवमेंट ऑफ अ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, लाइक water first enter into the epidermis, then it enter into cortex, then it enter into endodermis, then it enter into pericycle and finally reach to the you can say xylem tissue. But do not this water do not enter into any cell, it just passes from within the cell, intracellular spaces gap. But what happen in simplast, I'll use another color so that I can explain you very well. I'll use a red one. So in a in a simplest pathway is also known as a intermembranous network. Simplest pathway is also known as a intermembranous network, or even though in some textbook it is also given transmembrane network. How I'll tell you. In a simplest pathway also, the movement of a water takes place first through the epidermis, then cortex, and then endodermis, and finally then into the pericycle. But as water enter into the root hair, it do not go into the intracellular spaces, it directly enter inside the root hair, and through the root hair it will enter into the cell cytoplasm. Now this cell is connected to the so many cell, like this cell is connected to this cell, this is connected to this cell, this is connected to this, and this is also connected to this. So water will travel like this, water will travel like this. So as you can see, this gap are called, these gaps are called, I'll show you here, these gaps are known as plasmodesmata. What are these? Plasmodesmata. Plasmodesmata are also known as a intracellular bridge. क्यों? क्योंकि ये दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हम इसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर ब्रिज। तो होता क्या है, एज वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर, it enter into the cytoplasm of one cell and then from one cell it passes to the another cell. As you can see, देखिए जैसे पानी यहाँ पे आ जाता है, पानी यहाँ पे पूरा भर जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये साइड चला जाएगा। फिर जैसे पानी यहाँ पे भर जाता है तो पानी इस साइड चला जाता है। So same way as water is filled here, water passes into this cell via intracellular spaces and then it enter into this cell वाई इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। डायग्राम में हमें एक ब्लू लाइन से एक ही बताया हुआ है, लेकिन आप बहुत सारे बता सकते हो। सो एज वाटर एंटर इनटू रूट हेयर, इट बेसिकली एंटर इनटू द epidermis, then enter into the cortex, then enter into the endodermis, through the endodermis it enter into the pericycle, through the pericycle it enter into the xylem tissue. So दोनों में, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में
उनका जो पाथ है, पाथ में जो स्टॉप्स आते हैं एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये कॉमन है। लेकिन एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में डिफरेंस ये है, एपोप्लास्ट पाथवे में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस के थ्रू पानी पहुंचता है और सिम्प्लास्ट पाथवे में इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू इंट्रासेल्युलर स्पेसेस के थ्रू वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, इंट्रासेल्युलर ब्रिजेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब एक सेल से दूसरा सेल कनेक्टेड होता है वाया प्लाज्मोडेस्माटा, तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाया एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। मैं इस वाले टॉपिक को सेव कर लेता हूँ, और अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF फाइल भी सेंड कर सकता हूँ।